हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आया हूं मात्र 25 दिन का कोर्स। तो 25 दिन में आप क्या कर सकते हैं, यूपी टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, बहुत ही कम समय है, इसलिए मैं आपको सारी क्लासेज मैराथन प्रोवाइड कराने वाला हूं। चाहे वो टेस्ट सीरीज की बात करते हैं या रिवीजन क्लास की बात करते हैं, यानी कि साइकोलॉजी और ईवीएस की। अब मैं आपको आधे घंटे की क्लास नहीं बल्कि 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे की क्लास प्रोवाइड कराने वाला हूं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो रिवीजन करने में। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अधिगमकर्ता का विकास और अभिवृद्धि की बात की जा रही है। मतलब जो सीखने वाला है उसका विकास कैसे होता है और अभिवृद्धि कैसे होती है, आइए समझते हैं। देखिए, अभिवृद्धि व विकास की प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो जाती है जिस समय बालक जो होता है गर्भाधान में आ जाता है। तो बालक जिस समय गर्भाधान में आ जाता है उसी समय से उसके विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हो जाती है, तो आप बताइएगा कि जब से बच्चा गर्भाधान में आ जाता है यानी कि माता के गर्भ में आ जाता है, तभी से ही उसके अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और ये जो प्रक्रिया है उसके जन्म के बाद भी चलती रहती है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्रक्रिया है अभिवृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया है उसके जन्म के बाद भी चलती रहती है, और इसी के फलस्वरूप वह विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। तो इसी के फलस्वरूप देखा जाए तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। जैसे कि बात करते हैं शारीरिक विकास की बात करते हैं, मानसिक विकास की बात करते हैं, संवेगात्मक विकास की बात करते हैं और सामाजिक विकास की बात करते हैं। तो आगे हम बात करेंगे शारीरिक विकास क्या होता है, मानसिक विकास क्या होता है और संवेगात्मक विकास क्या होता है और सामाजिक विकास क्या होता है। इसके बारे में हम विस्तृत रूप में आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि अभिवृद्धि व विकास की प्रक्रिया बालक की तब से प्रारंभ हो जाता है या बालक का तब से प्रारंभ हो जाता है जब बालक माता के गर्भ में आ जाता है, और यह जो प्रक्रिया होती है जन्म के बाद भी चलती रहती है। ठीक है, और इसी के फलस्वरूप देखा जाए तो उसके विकास की विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। जैसे कि शारीरिक विकास की बात करते हैं, मानसिक विकास की बात करते हैं और संवेगात्मक विकास की बात करते हैं और सामाजिक विकास की बात करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बालक का अभिवृद्धि और विकास कब से प्रारंभ हो जाता है, तो जब माता के गर्भ में आ जाता है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि जब बच्चा एक तरीके से बच्चे का जन्म हो जाएगा तब उसका विकास और अभिवृद्धि की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। नहीं, बिल्कुल इस वे बात गलत है। ठीक है, आपके एग्जाम में अगर इस तरह से प्रश्न आता है तो आप उसे गलत करिएगा, बल्कि आपको सही कौन सा करना है कि जब से वह माता के गर्भ में आ जाता है तब से ही उसके अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। आई होप कि आप सभी लोगों को यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा इतनी। अब आइए बात करते हैं अभिवृद्धि तथा विकास में क्या अंतर है। अभिवृद्धि तथा विकास में क्या अंतर है, आइए समझते हैं। देखिए, अभिवृद्धि जो होती है यानी कि अभिवृद्धि को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, एक बार समझ लीजिए। तो अभिवृद्धि जो होती है उसे अंग्रेजी में कहा जाता है ग्रोथ कहा जाता है, और अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, अभिवृद्धि जो है एक तरीके से वो एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया। जैसे कि आप सोचिए कि एक बार कोई बालक है तो बहुत देखा हो तो उसका जो शारीरिक विकास होगा, विकास होगा, जैसे हाथ पैर का बढ़ना हो गया, तो एक निश्चित आयु तक बहुत बढ़ेगा। 21 साल, 22 साल, 23 साल, 25 साल तक उसकी हाइट बढ़ सकती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो अभिवृद्धि कह रहा है कि अभिवृद्धि का मतलब हो जाता है कि एक निश्चित आयु तक ही चलने वाली एक प्रक्रिया है, और विकास जो होती है जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, विकास जो होता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, जब तक व्यक्ति का जीवन रहता है तब तक विकास होता रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा है और विकास को देखा जाए तो एक व्यापक अवधारणा है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभिवृद्धि जो होती है शारीरिक होती है, जैसे हमने आपको बताया हाथ पैर का बढ़ना होता है। ठीक है, और विकास जो होता है आंतरिक और बहुपक्षीय होता है, जैसे मानसिक विकास हो जाता है, सामाजिक विकास में आ जाता है। ठीक है, तो ये सब एक तरीके से आंतरिक होता है और बहुपक्षीय होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं, अब वृद्धि को मापा या तौला जा सकता है। देखिए, अब वृद्धि को क्या किया जा सकता है, मापा भी जा सकता है और तौला भी जा सकता है। जैसे आपकी हाइट कितनी हुई है, तो आपका हाइट, वेट, ये सारा कुछ मापा जा सकता है और तौला जा सकता है। लेकिन विकास को केवल व्यवहार के आधार पर ही महसूस किया जा सकता है कि इस व्यक्ति में कितना विकास हुआ। जैसे कि मान लीजिए एक बालक है, अगर वो अच्छे से बात करता है और उस, जैसे मान लीजिए वो 5 साल का बच्चा है या 6 साल के या 7 साल का बच्चा है, यदि वह अच्छे से बात करता है और उसकी सारी बातें नैतिकतापूर्ण होती है और अच्छे से मतलब आपसे अच्छा व्यवहार रखता है, तब आपको लगता है कि इस बच्चे का अच्छा विकास हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर एक तरीके से देख सकते हैं कि अगर वो आपसे कुछ नहीं बोलता है और आपसे बात भी नहीं करता है, ठीक है, बिल्कुल अलग दुनिया में रहता है, तो अब आप समझ लेते हैं वो उसका विकास बेहतर नहीं हुआ है, यानी कि उसका विकास नहीं हुआ है, ठीक है। तो विकास को केवल और केवल क्या कर सकते हैं, व्यवहार के आधार पर हम महसूस कर सकते हैं कि इस बालक में कितना विकास हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब वृद्धि के परिवर्तन भी वृद्धि सूचक होते हैं और विकास के परिवर्तन भी वृद्धि सूचक का ह्रास सूचक माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब वृद्धि जो होती है स्पष्ट दिखाई देती है और विकास जो होता है स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। आप सोचिए, किसी का हाथ पैर बढ़ना, हाइट वेट बढ़ना, ये सब आपको पूरी तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि बच्चा 2 साल का, 3 महीने का बच्चा था, अब 4 महीने का हो गया तो इतनी उसकी लंबाई बढ़ गई, ठीक है। 5 महीने का हो गया, 6 महीने का हो गया तो 7 महीने का हो गया। इसी तरह से आप उसे देख सकते हैं कि कितनी उसकी हाइट हो रही है। तो अब वृद्धि को आप देख सकते हैं, लेकिन विकास को आप नहीं देख सकते हैं कि इसका कितना विकास हुआ है। हमने आपको पहले ही बताया है कि विकास को केवल और केवल महसूस किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब वृद्धि विकास का ही हिस्सा होती है, ध्यान रखिएगा। अब वृद्धि जो है विकास का ही हिस्सा होती है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है या पूछा जाता है या पूछा जा चुका है कि अब वृद्धि किसका हिस्सा है, विकास का है या नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अब वृद्धि जो है वो विकास का हिस्सा है और विकास स्वतंत्र वह चौमुखी होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब वृद्धि व विकास के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो इसमें से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में से, अब वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो विकास की दिशा का सिद्धांत है। विकास की दिशा के सिद्धांत से क्या तात्पर्य हो जाता है, तो वृद्धि व विकास की अपनी ही दिशा होती है। तो ध्यान रखिएगा कि वृद्धि व विकास की जो अपनी ही दिशा होती है, अपनी ही दिशा होती है और इसी के अनुसार क्या होता है, बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो बालक के विकास होता है सबसे पहले सिर का विकास होता है, फिर लास्ट धीरे धीरे हाथ पैर का बनना, सब कुछ एक तरीके से धीरे धीरे फिर लास्ट में पैर तक की बातें आती हैं। तो बालक की परिपक्वता गर्भाधान के बाद सिर से पैर की ओर जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार के विकास को क्या कहा जाता है, मस्तक बोध मुखी विकास कहा जाता है। मस्तक बोध मुखी विकास कहा जाता है या केंद्र से परिधीय विकास कहते हैं, ठीक है। बच्चा पहले सिर हिलाना सीखता है, फिर उठाना सीखता है, फिर उसके बाद बैठना सीखता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि विकास की दिशा का सिद्धांत से तात्पर्य हो जाता है कि बालक का विकास जो होता है सिर से पैर की दिशा में होता है, सिर से पैर की दिशा में होता है। यानी कि पहले बच्चा क्या करता है, पहले सिर हिलाना सीखता है, फिर सिर उठाना सीखता है, फिर उसके बाद बैठना सीख जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा से कुछ अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं, प्रथम माह में बच्चे के अंदर क्या विकास आ जाता है कि वह सिर को उठाना सीख जाता है और 3 माह में क्या होता है, गतिशील वस्तु पर नेत्र नियंत्रण करना सीख जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उसके अंदर प्रथम माह में कितना विकास आ जाता है, सिर को उठाना सीख जाता है। तो पहले महीने में देखा जाए यानी फर्स्ट मंथ में देखा जाए तो सिर को उठाना सीख जाता है, यानी कि उसके विकास की प्रक्रिया जो होती है सिर को उठाना यानी कितना आ जाती है। और 3 माह में देखा जाए तो गतिशील वस्तु पर नेत्र नियंत्रण सीख जाता है, ठीक है। इतना उसके अंदर विकास हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वृद्धि व विकास की गति एक दर्शी नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, अभी हमने इसके पहले ही बताया था कि वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है और विकास जो होता है, वृद्धि जो होती है एक निश्चित आयु तक होती है और विकास जो होता है जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। तो वही बातें यहाँ पर कही जा रही हैं कि वृद्धि व विकास की गति
एक दर सी नहीं होती है, मतलब एक जैसे नहीं होती है। विकास यूँ तो बराबर होता रहता है, परंतु गति हमेशा एक जैसे नहीं रहती। बिल्कुल, हमने आपको पहले भी बताया है। ऑफलाइन अगर कोई पढ़ रहा है, हमारे यहाँ से जितने लोग भी पढ़ रहे हैं उन लोगों को पता है कि हमने सभी को बताया है एक तरीके से विकास जो होता है एक तरीके से बराबर तो होता रहता है, लेकिन इसकी गति एक जैसे नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल में आप समझिएगा, जैसे आप देखिए कि शैशवावस्था के शुरुआत में क्या होता है, तीव्र गति होती है, और बाद में क्या होता है, मंद पड़ जाती है। तो शैशवावस्था में जो वृद्धि और विकास की गति होती है काफ़ी ठीक ठाक होती है, ठीक ठीक है, तेज होती है, लेकिन बाद में क्या होता है, मंद पड़ जाती है। फिर पुनः किशोरावस्था में देखा जाए तो पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इसकी गति तेज हो जाती है। तो देखा जाए तो पुनः किशोरावस्था में इसकी गति जो होती है काफ़ी तेज हो जाती है, ठीक है, परंतु यह कुछ समय पश्चात भी पुनः धीमी पड़ जाती है। देखिए, शैशवावस्था में क्या होता है, वृद्धि और विकास काफ़ी तेज हो जाती है या तेज होता है, और उसके बाद मंद पड़ जाती है। फिर आती है किशोरावस्था में, तो किशोरावस्था में काफ़ी तेज हो जाती है, इसकी गति जो होती है काफ़ी तेज हो जाती है, लेकिन बाद में भी क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। और इस प्रकार वृद्धि और विकास की गति में उतार चढ़ाव होता रहता है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि वृद्धि व विकास की गति एक दर से नहीं रहती, यानी कि एक जैसे नहीं रहती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, काफ़ी अच्छा पॉइंट है और इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, विकास क्रम का सिद्धांत। आइए देख लेते हैं। विकास क्रम के सिद्धांत में देखा जाए तो इस सिद्धांत में गामक व भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें गामक, इस सिद्धांत में क्या है कि गामक व भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में समझिए, देखिए, जैसे कि भाषा के विकास में देखा जाए तो बालक पहले क्या करता है, सुनता है, फिर उसके बाद बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है, ठीक है। तो बालक देखा जाए तो विकास के क्रम का सिद्धांत में देखा जाए तो LSRW को याद रखिएगा, यानी कि सबसे पहले वो क्या करता है, सुनता है, लिसनिंग करता है, फिर स्पीकिंग, S फॉर स्पीकिंग यानी बोलता है, फिर R फॉर रीडिंग यानी कि पढ़ता है, फिर उसके बाद W फॉर राइटिंग, राइटिंग का मतलब फिर लिखता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ही जब बालक गर्भ में होता है तब क्या होता है, समझिएगा इसको। बालक गर्भ में जब होता है तब गर्भावस्था में होता है, फिर उसके बाद जन्म के बाद शैशवावस्था में आता है, फिर उसके बाद बाल्यावस्था में आता है, फिर किशोरावस्था में उसका विकास होता रहता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। विकास क्रम के सिद्धांत में एक फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, LSRW को जरूर याद रखिएगा। कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि SLRW क्या है, या बालक के विकास के क्रम का सिद्धांत क्या है। तो L फॉर क्या हो जाएगा, लिसनिंग हो जाएगा, S फॉर स्पीकिंग हो जाएगा, R फॉर राइटिंग हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, W फॉर क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा। इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि परस्पर संबंध का सिद्धांत की बात करते हैं। कोई भी छात्र बीच से नहीं जाएगा, सारी पूरी क्लास को अच्छे से फॉलो करेगा, उसे सब कुछ समझ में आएगा। जिस तरह से पहले हमने समझाया इसी तरह से सारा कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, परस्पर संबंध के सिद्धांत की बात करते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो बालक के विकास के सभी स्वरूप, जैसे कि बात करते हैं, शारीरिक विकास की बात कर लेते हैं, मानसिक विकास की बात करते हैं, सामाजिक विकास की बात करते हैं, और संवेगात्मक विकास की बात करते हैं, ये सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। देखिए, विकास के संबंध में देखा जाए, विकास के परस्पर संबंध में देखा जाए तो शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, और संवेगात्मक विकास भी होता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि विकास के क्रम के सिद्धांत में देखा जाए या विकास के परस्पर संबंध के सिद्धांत में देखा जाए तो ये सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस बात को जरूर याद रखिएगा। तो अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो बालक में विकास होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास, क्या एक दूसरे से जुड़े होते हैं कि नहीं, तो हाँ आप बताइएगा कि बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सभी का संबंध एक दूसरे से बना हुआ है। क्योंकि जब शारीरिक विकास होगा, सोचिए कि जब आपकी हाइट वेट चेस्ट वगैरह जब आपके बढ़ेगा तब आपका मानसिक विकास भी होगा, और मानसिक विकास के साथ साथ आपका सामाजिक विकास भी होगा, और सामाजिक विकास के साथ साथ आप देखिए कि बच्चे का संवेगात्मक विकास भी होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं,
वैसे इसको हमने आपको बता ही दिया दोनों सिद्धांत के बारे में कि विकास क्रम का सिद्धांत के बारे में LSRW की याद रखिएगा। L फॉर हो जाएगा लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग। इसको जरूर याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमने आपको बता दिया परस्पर संबंध के सिद्धांत में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, वैसे इसको हमने बता दिया लेकिन एग्जाम्पल नहीं बताया था। चलिए एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे कि एक कहावत भी है कि जो शरीर से स्वस्थ होता है और उसका मानसिक स्तर भी अच्छा होता है। देखिए, जो शरीर से स्वस्थ होता है उसका मानसिक स्तर भी अच्छा होता है और तथा वह सामाजिक कार्य करने में भी आगे रहता है। तो ठीक है, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। जैसे हमने आपको बताया परस्पर संबंध के सिद्धांत में आप ज़रूर इस बात को याद रखिएगा कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास दोनों सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एकीकरण का सिद्धांत। भैया ये तो पूछा ही जा चुका है एकीकरण के सिद्धांत, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। एकीकरण के सिद्धांत के बारे में प्रिंसिपल आप इंटीग्रेशन के बारे में जरूर याद रखिएगा। तो इसके अनुसार देखा जाए तो बालक सबसे पहले संपूर्ण अंगों को तथा फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। तो एकीकरण के सिद्धांत यह कहता है, एकीकरण का सिद्धांत यह कहता है कि बालक सबसे पहले क्या करता है, संपूर्ण अंगों को चलाना सीखता है, फिर अंगों के भागों को भी चलाना सीखता है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से देखा जाए तो पहले हाथों को चलाना सीखता है बच्चा, फिर उंगलियों को, फिर बाद में हाथ व उंगलियां दोनों को एक साथ चलाना सीख जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है, एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। एक बार फिर से आप एग्जाम्पल को समझिएगा। सबसे पहले बालक क्या करता है, हाथों को चलाना सीखता है, फिर उंगलियों को, और बाद में हाथ और उंगली दोनों का कॉम्बिनेशन मिला लेता है, यानी कि दोनों को एक साथ चलाना सीख जाता है। तो उसी को क्या कहा जाता है, एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि विकास लंबवत ना होकर वो चक्राकार या वर्तुलाकार होता है। तो केवल आप इसी पॉइंट को याद रख लेंगे तब भी आपका एक नंबर जरूर सही हो जाएगा कि विकास जो होता है लंबवत ना होकर बल्कि चक्राकार और वर्तुलाकार दोनों होता है। ठीक है, या तो चक्राकार या तो वर्तुलाकार होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, इस सिद्धांत में यदि देखा जाए तो बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो साथ साथ चौड़ाई में भी वृद्धि होगी। तो ध्यान रखिएगा, तो इसे जरूर याद रखिएगा कि बालक की जब लंबाई में वृद्धि होगी तब साथ साथ उसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होगी। और इसी को एक तरीके से कह सकते हैं विकास कैसा हो रहा है, वर्तुलाकार रूप में हो रहा है। ठीक है, और बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। तो एक ही बात है, चाहे वक्राकार चाहे वर्तुलाकार। इस बात को जरूर याद रखिएगा कि विकास लंबवत ना होकर बल्कि वक्राकार या वर्तुलाकार होता है। एक नई जानकारी है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत के बारे में। देखिए, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो बालक की वृद्धि व विकास में इन दोनों का समान महत्व है। देखिए, इस बात को जरूर याद रखिएगा कि बालक के वृद्धि व विकास में दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। कौन दोनों ही महत्वपूर्ण, कौन, एक वंशानुक्रम दूसरा वातावरण, दोनों ही एक तरीके से महत्वपूर्ण हैं। इस बात को जरूर याद रखिएगा। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम और वातावरण के कारण होता है बल्कि दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। जैसे आप समझिएगा कि परिवार में छोटा बच्चा अपने बड़ों को देखकर, सुनकर, अनुकरण करते हुए सीखता है। ठीक है, तो इसीलिए एक तरीके से केवल और केवल बच्चे का वृद्धि और विकास का केवल एक ही महत्व नहीं है कि वंशानुक्रम माता पिता काफ़ी बड़े हैं, लंबे हैं, इसलिए बच्चे का भी लंबाई बढ़ रही है। ठीक है, नहीं, उसके साथ साथ क्या होता है, वातावरण भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि वातावरण में क्या होता है कि उसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है। तो उसके अंदर क्या होता है, उसका विकास होता है। ठीक है, उसका शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी होता है। और जिसमें दोनों का महत्वपूर्ण है, किसका, वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की ही एक तरीके से महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत की बात करते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है। जैसे कि बात करते हैं, एक ही आयु के दो बालक और बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, भाषा व संवेगात्मक विकास में भिन्नता होती है। देखिए,
व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत में देखा जाए तो व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल, ठीक है, मतलब कि सभी में एक तरीके से देखा जाए तो कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती हैं। जैसे कि बात करते हैं, एक ही आयु के दो बालक हों या बालिकाएं हों, उनके शारीरिक रूप से देखा जाए शारीरिक भिन्नता अलग होंगी, यानी कि उनकी बॉडी अलग अलग होगी। जैसे मान लीजिए ए नामक एक व्यक्ति है, एक नामक एक बालक है और बी नामक एक गर्ल, तो इसका शरीर और इसका शरीर और इसका शरीर अलग होगा। या दोनों ही लड़की हैं तो इनका भी बॉडी इनकी भी बॉडी अलग होगी, इनकी भी सोच अलग होगी, भाषा हो सकती है एक हो और इमोशनल हो सकता है कुछ मिलते जुलते हों, ठीक है। तो एक जैसे कुछ चीज़ें मिल जाएंगी लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाएंगी, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कि बात करते हैं कि बालक का विकास किसी भी अवस्था में बालिका से अधिक होता है। देखिए तो एक तरीके से इसको देखा जाए तो बालक का विकास किसी भी अवस्था में देखा जाए तो बालिका से अधिक होता है, और किसी अवस्था में बालिका का विकास बालक से अधिक होता है। देखिए कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जब बालक का विकास बालिका से अधिक होगा, ठीक है, या कुछ ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालिका का विकास ज़्यादा अच्छा होता है और बालक का विकास ज़्यादा अच्छा नहीं होता, मतलब एक तरीके से बालिका का विकास जल्दी हो जाता है और बालक का विकास देर में होता है, ठीक है। तो एक अलग अलग स्थिति हैं या अलग अलग अवस्थाएं हैं, और इसीलिए देखा जा सकता है कि यहाँ व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत लागू होता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत में देखा जाए तो हर व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, हर एक बालक में कुछ ना कुछ विभिन्नता जरूर पाई जाएंगी या भिन्नता जरूर पाई जाएंगी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एकीकरण के सिद्धांत हमने आपको पहले ही बता दिया है, और विकास लंबवत ना होकर वक्राकार या वर्तुलाकार होता है, इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। और वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत हमने आपको बता दिया कि बालक के वृद्धि व विकास में दोनों का समान महत्व है, चाहे वो वंशानुक्रम की बात करते हैं चाहे वातावरण की बात करते हैं, ये हमने आपको बता दिया है। और साथ ही साथ हमने आपको व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को भी बता दिया है। इसमें एक एग्जाम्पल और नया है, इसको भी देख लीजिए। जुड़वा भाई बहन हो या जुड़वा भाई बहन या भाई भाई हो सकते हैं, बहन बहन हो सकती हैं, दोनों में देखा जाए तो सभी में देखा जाए तो शारीरिक संवेगात्मक सामाजिक विभिन्नता रखते हैं, अतः उनका विकास एक जैसे नहीं होता। बिल्कुल इस बात को ज़रूर याद रखिएगा कि उनका विकास एक जैसे नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर होता है या सबका विकास में अंतर ज़रूर दिखाई देगा, ठीक है, या उनका विकास थोड़ा अलग अलग ज़रूर होगा, ठीक है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि समान प्रतिमान का सिद्धांत की बात करते हैं, तो इस सिद्धांत के अनुसार सभी प्राणियों का विकास समान रूप से होता है, शारीरिक हो या मानसिक हो या भाषा हो या संवेगात्मक विकास, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बारे में हमने आपको बता दिया है, अब आइए समझते हैं कि विकास के विभिन्न आयाम या विकास की विभिन्न अवस्थाएं। देखिए व्यक्ति के जीवन को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने या बालक के जीवन को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, कई अवस्थाओं में बांट दिया ताकि बालक के एक्टिविटीज़ का पता चल सके, या वे कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, कौन से क्रियाकलाप करते हैं, या कैसे क्या क्या होता है। इसके लिए मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांट दिया, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए समझते हैं रॉस साहब के अनुसार विकास की अवस्था के लेकर। देखिए अगर हम बात करते हैं कि शैशवावस्था की बात करते हैं तो रॉस साहब कहते हैं शैशवावस्था कब से कब तक मानते हैं। रॉस साहब कहते हैं कि शैशवावस्था जो है 1 से 3 वर्ष तक जो अवस्था मानी जाती है उसे क्या कहा जाता है, शैशवावस्था कहा जाता है। तो 1 से 3 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है, शैशवावस्था कहा जाता है। और 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा 3 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। और 6 से 12 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है, उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। तो 6 से 12 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है, उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। और 12 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है, किशोरावस्था कहा जाता है। यह कथन किसने दिया है एक तरीके से, तो इन सभी अवस्थाओं या कथनों को किसने दिया है, रॉस साहब ने दिया है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं शैलेश साहब के अनुसार। शैलेश साहब के अनुसार देखा जाए तो इनके अनुसार देखा जाए तो शैशवावस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है, शैशवावस्था माना जाता है। और 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है, बाल्यावस्था कहा जाता है।
और 13 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है, किशोरावस्था कहा जाता है। तो शैलेश साहब कहते हैं कि देखिए 0 से लेकर 5 वर्ष की अवस्था को मेरा मानना है कि शैशवावस्था मानी जाती है, और 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था में मानता हूँ, और 13 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था को एक तरीके से किशोरावस्था में मानता हूँ। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। अब आइए बात करते हैं ईविल हरलॉक के अनुसार ये क्या कहते हैं, ठीक है, अवस्थाओं के बारे में। जैसे कि इन्होंने कहा कि देखिए गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को मेरा मानना है कि गर्भावस्था माना जाता है या मानी जाती है, और शैशवावस्था को जन्म से 2 सप्ताह या 14 दिन तक मैं मानता हूँ, और बचपनावस्था के कहते हैं कि 14 दिन से लेकर 2 वर्ष तक, और पूर्व बाल्यावस्था की बात करते हैं तो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, और नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था की बात करते हैं 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, और वयः संधि की बात करते हैं तो 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक, पूर्व किशोरावस्था की बात करते हैं तो 13 से लेकर 14 वर्ष तक, और उत्तर किशोरावस्था की बात करते हैं तो 18 से लेकर 21 वर्ष तक, और प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं तो 21 से लेकर 40 वर्ष तक, और मध्यावस्था की बात करते हैं एक तो 41 से लेकर 60 वर्ष तक, और नेक्स्ट बात करते हैं वृद्धावस्था की बात करते हैं तो 60 वर्ष के बाद की अवस्था को क्या कहा जाता है, वृद्धावस्था कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कौल साहब के अनुसार, कौल साहब को भी छोड़ दीजिए। चलिए लास्ट बात कर लेते हैं, ये हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जॉन साहब ने जो कहा है इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जॉन साहब कहते हैं कि देखिए शैशवावस्था जो है जन्म से लेकर 6 वर्ष की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं, और 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को हम बाल्यावस्था मानते हैं, और 13 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था को हम किशोरावस्था मानते हैं, और 18 वर्ष के बाद की अवस्था को हम क्या मानते हैं, प्रौढ़ावस्था मानते हैं। तो आप इनको ज़रूर याद रखिएगा, इन अवस्थाओं को आप ज़रूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सामान्य वर्गीकरण को थोड़ा से देख लेते हैं। ये वही बातें हैं, ठीक है, इसको भी अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, देखना चाहें तो देख सकते हैं। गर्भधारण की बात करते हैं तो गर्भ से लेकर जन्म तक की बात करते हैं तो गर्भावस्था माना जाता है 0 से 6 वर्ष, शैशवावस्था 7 से लेकर 12 वर्ष बाल्यावस्था, और 13 से लेकर 18 वर्ष तक किशोरावस्था, और 18 वर्ष के बाद या 19 वर्ष के बाद को प्रौढ़ावस्था माना जाता है। चलिए अब आइए एक एक अवस्थाओं को हम बेहतर तरीके से समझते हैं। अब आइए हम बात करते हैं एक एक अवस्थाओं के बारे में। देखिए बात करते हैं गर्भावस्था की बात करते हैं तो पेरेंटल स्टेज इसे कहा जाता है, और गर्भधारण से जन्म तक की बात मानी जाती है। चलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है, इस चैप्टर को अच्छे से आपको समझना है। बात करते हैं कि बीजावस्था या डिम्बावस्था या रोपणावस्था, एक नई भाषा आपको पता चला कि डिम्बावस्था क्या होता है या रोपणावस्था क्या होता है या बीजावस्था क्या होता है। बीजावस्था वैसे आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन ये 2 नए शब्द आपके लिए मिल गया है तो याद रखिएगा, ठीक है। यह अवस्था जो होती है 2 जन्म से लेकर या 0 से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है, और इस अवस्था में क्या होता है कि बालक की आकृति एक बीज के समान होती है। तो ध्यान रखिएगा बीजावस्था में क्या होता है कि बालक की जो आकृति होती है बीज के समान बिल्कुल होती है, और अंडानुमा होती है, और इसी को क्या अंडानुमा होती है, और इसी को क्या कहा जाता है, जायगोट कहा जाता है या युक्ता कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, युक्ता कहा जाता है। और ये जो योक नामक पदार्थ है उसको बालक क्या करता है, आहार के रूप में ग्रहण करता है। तो कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि बालक जो होता है आहार के रूप में क्या ग्रहण करता है, तो योक नामक पदार्थ को ग्रहण करता है, और लगभग यह 15 दिन में योक या युक्ता जो होता है समाप्त हो जाते हैं, और फिर वो क्या करता है कि गर्भाशय की दीवार से चिपक कर क्या करता है, माता के शरीर से आहार ग्रहण करने लगता है। तो फिर क्या करता है, जब युक्ता और योग दोनों समाप्त हो जाते हैं, योग एवं युक्ता जब समाप्त हो जाते हैं तो बालक क्या करता है, माता की गर्भ की दीवार से क्या करता है, चिपकता है, और माता के शरीर से जो आहार होता है उसी को ग्रहण करता है। और बालक की इसी अवस्था या इस अवस्था को क्या कहा जाता है कि भ्रूणावस्था कहा जाता है, या
यह कौन सी अवस्था प्रारंभ हो जाती है? तो भ्रूणा प्रारंभ अवस्था हो जाती है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा बातें आपको नहीं ध्यान रखना है, आपको केवल इतनी बात याद रखना है कि बालक जो होता है क्या खाता है आहार के रूप में? तो योक नामक पदार्थ बालक क्या करता है? आहार के रूप में ग्रहण करता है जब एक तरीके से गर्भ में जाता है। और 15 दिनों में क्या होता है कि योक और युक्ता दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। फिर बालक माता के शरीर से क्या करता है? आहार को ग्रहण करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भ्रूणा व भ्रूणी या पिंडावस्था की बात करते हैं। ठीक है, इसके बारे में आइए बात करते हैं। भ्रूणावस्था या भ्रूणीय अवस्था या पिंडावस्था की बात कर लेते हैं। तो यह जो अवस्था होती है 2 सप्ताह से लेकर दूसरे माह के अंत तक चलती है। ठीक है, इसको समझते चलिए, उतना ज़्यादा अगर आप नहीं याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ समझते ज़रूर चलिए ताकि आपके प्रश्न गलत ना हो। तो भ्रूणावस्था या भ्रूणीय पिंडावस्था की बात करते हैं तो यह अवस्था जो है 2 सप्ताह से लेकर दूसरे माह तक चलती रहती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि 8 सप्ताह तक चलती रहती है। अगर आपको इतना याद रखना चाहते हैं तो 8 सप्ताह तक ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जिसमें शिशु का विकास जो होता है सर्वाधिक होता है। तो 8 सप्ताह तक देखा जाए तो शिशु का विकास जो होता है काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी तेज़ी के साथ होता है। और इसी अवस्था में शिशु के श्वसन नली की शाखाएं, फेफड़े, यकृत यानी लीवर, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि और लार ग्रंथि आदि का निर्माण शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो 8 सप्ताह की अवस्था होती है, इस अवस्था में क्या होता है? बालक का या शिशु का जो होता है एक तरीके से विकास जो होता है सर्वाधिक होता है। और इसमें क्या होता है कि शिशु की श्वास नली की शाखाएं, फेफड़े, यकृत, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि का निर्माण शुरू हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस अवस्था में देखा जाए तो इस अवस्था में 3 परतों के द्वारा बालक के शरीर का निर्माण होता है। तो बालक का शरीर का निर्माण होता है जो 3 अवस्थाओं में होता है। आइए हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बहिर्स्तर की बात करते हैं, जिसे बोला जाता है एक तरीके से एक्टोडर्म बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि इसे बाहरी परत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कि इसे बाहरी परत कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि त्वचा, बाल, नाखून आदि, दांत आदि के अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बहिर्स्तर में बात करते हैं, एक्टोडर्म की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि शिशु का या बालक का त्वचा और बाल, नाखून आदि के अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है। और मध्य स्तर की बात करते हैं जिसे मीसोडर्म कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बालक के शरीर के भीतरी भाग और मांसपेशियों का निर्माण शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मीसोडर्म में क्या होता है? मीसोडर्म में क्या होता है कि बालक के भीतरी भाग और मांसपेशियों का निर्माण शुरू हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अंतः स्तर की बात करते हैं। तो इसमें बालक की पाचन प्रणाली और फेफड़े, लीवर और हृदय आदि के अंगों का निर्माण हो जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इंडोडर्म कहा जाता है। इंडोडर्म कहा जाता है या एंडोडर्म कहा जाता है अंतः स्तर को। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है? बालक का पाचन प्रणाली, फेफड़े, लीवर, हृदय आदि अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अवस्था की बात करते हैं, गर्भस्थ शिशु की अवस्था की बात करते हैं। तो यह अवस्था जो होती है 8 सप्ताह से लेकर जन्म तक रहती है। अभी हम जन्म की पहले की बात सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अर्थात 2 माह 9 सप्ताह तक रहती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ अतिरिक्त जानकारी ले लेते हैं, कुछ अतिरिक्त जानकारी की बात करते हैं। तो गर्भावस्था में शिशु को पीड़ा का अनुभव नहीं होता। देखिए, जब गर्भावस्था में शिशु होता है तो उसे पीड़ा का अनुभव बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन उसका जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है। अभी ही हमने आपको बताया था, ठीक है। और जन्म से पूर्व शिशु को गंध का अनुभव भी नहीं होता है। एक नई बात आपको जानकारी मिली होगी, ठीक है, कि जन्म से पहले शिशु का किसी भी प्रकार से गंध का अनुभव नहीं होता है। लेकिन गर्भावस्था के तीसरे माह में शिशु की स्वाद इंद्रियों का विकास हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि गर्भावस्था के तीसरे माह में देखा जाए तो शिशु की स्वाद इंद्रियों का विकास प्रारंभ हो जाता है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। लेकिन जन्म से पूर्व शिशु को किसी भी प्रकार का गंध महसूस नहीं होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं गर्भावस्था की समय क्या होता है। ये यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था की अवधि क्या होती है। तो 270 से लेकर 280 दिन या 40 सप्ताह या 9 महीने 10 दिन का होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 9 महीने 10 दिन की होती है, या 270 से लेकर 280 दिन का होता है, या 40 सप्ताह, तीनों में से कोई भी आ जाता है तो आंसर सही हो जाएगा, इसी को लगाना है। तो ध्यान रखिएगा गर्भावस्था की अवधि जो मानी जाती है 270 से लेकर 280 दिन मानी जाती है, और या तो 40 सप्ताह मानी जाती है या 9 महीने 10 दिन मानी जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गर्भावस्था का समय देखा जाए तो कम से कम 180 दिन और अधिक से अधिक जो होता है 303 दिन, सॉरी 330 दिन हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा गर्भावस्था का समय एक तरीके से देखा जाए तो कम से कम न्यूनतम देखा जाए तो 180 दिन हो सकता है, और अधिक से अधिक देखा जाए तो 330 दिन का हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं कि गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए बात करते हैं माँ का स्वास्थ्य की बात करते हैं। माँ के स्वास्थ्य की बात करते हैं, मदर्स हेल्थ की बात करते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान माँ अगर किसी संक्रामक रोग से पीड़ित है, देखिए अगर माता जो है एक तरीके से गर्भावस्था के में है और उस समय अगर माता जो किसी भी रोग से यदि माता पीड़ित है या कुनैन औषधि का बहुत ज़्यादा प्रयोग करती है, तो बालक के जन्म के बाद क्या होगा, या तो शिशु अंधा या बहरा या एक तरीके से मानसिक रूप से दुर्बल मिल सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर माँ का स्वास्थ्य सही नहीं है या किसी भी प्रकार से या किसी रोग से पीड़ित है, तो बच्चे में हो सकता है इस प्रकार की समस्या देखने को मिल सकती हैं अगर इस औषधि का ज़्यादा प्रयोग करती हैं माता तो। ठीक है, कुनैन औषधि का, तो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा, ये पहला प्रभावित करने वाला कारक है। तो ध्यान रखिएगा कि गर्भावस्था में प्रभावित करने वाला पहला कारक क्या है, माता का स्वास्थ्य सही होना चाहिए। देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा। अगर पॉजिटिव होगा यानी कि एक तरीके से अच्छा होगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो बालक का विकास या बालक का जन्म जो होगा बहुत अच्छा होगा और बच्चा बहुत ठीक ठाक रहेगा, बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहेगा। ठीक है, अगर माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, किसी भी रोग से माता पीड़ित है, तो हो सकता है कि उसके अंदर वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर हो सकती है बच्चे के अंदर, जब बच्चे का जन्म होगा तो वो दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, माता का आहार भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रभावित करने वाले कारक में देखा जाए तो माता का आहार भी बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। तो गर्भवती स्त्री को गर्भावस्था के दौरान क्या होता है, आहार में अपने सभी पोषक तत्व या पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि उचित मात्रा में लेना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि प्रभावित करने वाले कारक में यदि माता इन सब चीज़ों को नहीं लेती है तो उसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। अगर माता इन सब चीज़ों को लेती है तो उसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यानी कि माँ का जो आहार होना चाहिए बिल्कुल संतुलित होना चाहिए, यानी बैलेंस डाइट होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, माता पिता की आयु की बात करते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। हरलॉक साहब कहते हैं कि स्त्री की आयु कम से कम, अगर माता गर्भ में होने वाली है यानी कि माता को गर्भावस्था में, यानी कि माता एक तरीके से बच्चे का जन्म देना है, माता को यदि बच्चे का जन्म देना है तो कम से कम उसकी लड़की की आयु जो होनी चाहिए कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, और अगर अधिक से अधिक हो तो एक तरीके से 28 वर्ष होना चाहिए। इसमें कम या अधिक में स्त्री माँ बनती है तो बालक के बुद्धि विकास पर प्रभाव देखने को हमें मिलता है। देखिए अगर माता एक तरीके से माता यानी कि बहुत कम समय में, यदि लड़की एक तरीके से बहुत कम समय में गर्भावस्था हो जाती है, बच्चे का जन्म देती है, तब भी बालक के बुद्धि पर विकास पर प्रभाव पड़ेगा या बालक की बुद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। और यदि बहुत अधिक समय यानी कि माता की उम्र या लड़की की उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है तब भी बच्चे का जन्म देती है, तब भी एक तरीके से देखा जाए तो उसके बच्चे के बुद्धि पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को हमें मिलेगा या प्रभाव पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ 2-3 पॉइंट है, आइए समझ लेते हैं, अतिरिक्त जानकारी को भी देखते चलते हैं। चलिए आइए पहले इसको भी देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। माँ का रोग या संक्रमणग्रस्त के होना प्रसव पूर्व अवस्था या विपरीत प्रभाव डालता है। जैसे कि बात करते हैं रुबेला नामक रोग, जिसे जर्मन मीजल्स कहते हैं,
और जननांग में होने वाला हर्पिस नामक रोग, तो इसको भी याद रखिएगा, रूबेला नामक रोग, ठीक है। और जननांग में होने वाला रोग जो है हर्पिस, और ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस की बात करते हैं, यानी HIV जैसी समस्याएं नवजात शिशुओं में आनुवांशिक रूप से उत्पन्न होती है। देखिए, अगर इस प्रकार से कोई भी बीमारी है माता के या पिता के, ठीक है, माता के में किसी भी प्रकार की बीमारी है या पिता के किसी भी प्रकार की बीमारी है, तो एक तरीके से वो बच्चे में आनुवांशिक रूप से उत्पन्न होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। रूबेला नामक रोग हो गया, जननांग में होने वाला कौन सा रोग है, हर्पिस नामक रोग हो गया, या HIV जैसे अगर रोग है माता के, तो एक तरीके से वो बच्चे को भी प्रभावित करेंगे या बच्चों में आनुवांशिक रूप से ज़रूर उत्पन्न हो सकती हैं, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी अच्छी जानकारी है और एक अतिरिक्त जानकारी है, ठीक है। आज की क्लास के चलिए हम यहीं पर स्थगित करते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि आपको मैराथन क्लास दूँ, कम से कम 2 घंटे 3 घंटे की क्लास दूँ, तब आप बेहतर कर पाएंगे। आप लोग आज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ, यदि आपको मैराथन क्लास चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपको मैराथन क्लास प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।